हेलो गाइज, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि गाइज आप जानते हैं, हमारे चैनल पर आपके लिए डेली मैथ का एक शानदार सेगमेंट आता है। डेली की तरह आज भी वो शानदार सेगमेंट आ गया आपके लिए, जिसमें हम करते हैं टॉप 15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्रैक्टिस सीरीज है, ये सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सो प्यारे बच्चों, ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है, जैसे अभी रिसेंटली एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी, आगे यूपी में आने वाले में लेखपाल और यूपी में पुलिस और तमाम सारी वैकेंसी हमारी आती रहती हैं। ये हमारी टेस्ट सीरीज सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। प्यारे बच्चों, इस टेस्ट सीरीज से आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। हम टॉप 15 तो वो क्वेश्चन कराते हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए भी होते हैं। तो प्यारे बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस सीरीज को। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आइए गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे ये कह रहा है कि एक विक्रेता 25 रुपए में 6 केले खरीदता है और 20 रुपए में 3 केले बेच देता है। ओके, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? आइए बच्चों, हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक विक्रेता है जो क्या करता है, 25 रुपए में 6 केले खरीदता है। ओके, और ये बोल रहा है कि 20 रुपए में 3 केले बेच देता है। ये तो वो खरीद रहा है, 25 रुपए में 6 के हिसाब से वो खरीद रहा है। और बेच किस हिसाब से रहा है? वो बेच रहा है 20 रुपए में 3 केले। आपको क्या करना है, आपको सीपी और एसपी का रेशियो, यानी कि सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी होता है सेलिंग प्राइस। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे शॉर्ट मेथड के लिए। देखिए, यहां से जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 25 दूनी 50, 25 दिया 75, तो सीपी मेरा कितना आ गया, 75 रुपए। अब हम एसपी निकाल लेंगे इसी के अकॉर्डिंग। 20 6 दूनी 12, 120 रुपए। यानी कि अब हमें यह पता चल गया कि 75 में जो हमने खरीदे थे केले, वो हमने किस हिसाब से बेच दिए, 120 रुपए प्रति किलो हिसाब से बेच दिए। 75 वाला आइटम जब आप 120 में बेचोगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? आप समझ पा रहे हैं, आपको प्रॉफिट होगा 45% का। 25% वो, 20% ये 45% का ये प्रॉफिट, 45 रुपए का, सॉरी, प्रॉफिट हुआ। ये 45 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 75 रुपए पर हुआ। तो 100 पर कितना होगा? आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 5 निम 45, सॉरी 25 से ही काट लिया, चलिए 5 से काट लिया। 5 निम 45, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। 5 से जब काटोगे तो 5 दूनी 10, 0 और 20 तिया 60। तो जो आपका सही जवाब आया वो 60% क्या आ गया, प्रॉफिट। तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा 60% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्यारे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यदि x तथा y एक संख्या 347 xy के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करिए। देखो, ये कहा गया है इस क्वेश्चन में कि 347 और ये x और y, यहाँ x और y की जगह पे दो कोई डिजिट होंगे, ये बोला जा रहा है। और ये नंबर जो पूरा बने वो 80 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। और हमसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में, तो हमें ये बताइए कि उस x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो हम ये जानते हैं, जब ये पूरा नंबर एक्स वाई से डिवाइड, एक्स वाई की जगह पे हमें वो नंबर देखने, जब ये पूरा नंबर 80 से डिविजिबल होगा तो हम ये भी समझ पा रहे हैं कि बाई की जगह पे तो जीरो होगा ही होगा, क्योंकि इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट होगा। तो यानी कि हम जब इतनी बात समझ गए तो हम बाई की वैल्यू समझ गए कितनी होगी, जीरो होगी। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जब जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो आपके पास बचा 8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर पूरा ही 8 से डिविजिबल होगा। तो ये लास्ट के 3 नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 4, 7 और एक्स। ये अगर तीनों नंबर 8 से डिविजिबल होंगे तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ओके, तो हम ये देखते हैं कि 4, 7। अब यहाँ पे x की जगह पे मैं क्या पुट करूं ताकि ये 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए? हम मान लेते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, हम 8 से ही इसे डिविजिबल करके देख लेते हैं। 8 पंजे 40, 5 बार चला गया। 8 पंजे 40, बचा कितना, 7। अब मैंने 7 मेरे पास बच गया। अब मैं ये देखूं 7 के पीछे ऐसा कौन सा नंबर लेके आए ताकि ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। अब जरा आप जानते हैं 8 निम 72, यानी कि जब 72 बन जाएगा
तो ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 7 बचा था। तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे 2 रख दूं तो ये कितना बन जाएगा, 72 बन जाएगा। तो 8 नेम 72, ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 472 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। नहीं तो देख सकते हैं 8 पंजे 40 और 8 नेम 72। ओके, तो यानी कि x की जगह पे हमने क्या पुट किया, 2 पुट किया। तो हम समझ गए कि x की जगह और y की जगह हमें क्या क्या पुट करना है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और y की वैल्यू 0 आ गई ऑलरेडी। तो आपका जो x प्लस y का जो सम था वो कितना आ गया, 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे ये कह रहा है कि 17.5 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, समझिए इस क्वेश्चन को। आप सब जानते हैं कि जो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होता है, वो आप जानते हैं, वो होता है 4πr²। कितना होता है, 4πr²। ओके, अब जरा हम ये जान लें कि 17.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया, 4πr² होता है। अब जब वो गोला होगा, एक ये ठोस गोला समझ लीजिए, ये एक ठोस गोला है, जब हम इसे 2 भागों में काटेंगे, या इस तरीके से काट दो, किसी भी तरीके से आप काट सकते हो, या तो ऐसे काट दो या तो ऐसे काट दो, तो ये एक अर्धगोले बन जाएंगे, 2 अर्धगोले बन जाएंगे। 2 अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3πr²। जब ये 3πr² होता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का, ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम यहां से देख पाए 3πr² होता है। अब यहाँ पे जब अर्धगोले होंगे तो कितने गोले बन जाएंगे, एक गोले में 2 भाग कर दिए गए तो 2 अर्धगोले बन गए। तो यानी कि हम ये कह पाएंगे कि जो 2 अर्धगोले होंगे उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बन जाएगा, 3 दूनी 6, 6πr², और एक गोले का कितना है, 4πr²। अगर मैं इन दोनों में अंतर देख लेंगे तो वही मेरी वृद्धि होगी। जरा देख लीजिए इन दोनों में अंतर कितना आया, 2πr²। तो अब बस हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पाई की जगह पे हमने 22/7 लगा दिया, आर की जगह पे मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, 17.5 सेंटीमीटर व्यास है, यानी कि डायमीटर है, रेडियस डायमीटर का हाफ होती है, तो 17/2 इंटू 17/2। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, फिर अगर 2 से काटोगे तो 11 आ जाएगा, और 11 पंजे 55, तो 55 का 5। यहां से जब आप कैलकुलेट करके देखोगे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.25184 481.25 आ जाएगी। यही आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आइए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, यदि 3/7 P = 4/11 Q है तो क्रम से P तथा Q का अनुपात क्या होगा। आइए समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, देखिए 3y7P = 4y11Q। अब क्या हम P और Q का अनुपात नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। P के सामने जो वैल्यू है वो P का अनुपात है, और Q के सामने जो वैल्यू है वो Q का अनुपात है। तो जरा आइए समझ लेते हैं, P/Q, ठीक है। जब P/Q हो गया, अब मैंने ये देखा कि P के सामने ये रखा हुआ था, अब P की वैल्यू वैसे होगी कितनी, वैसे आप यहां से भी देख सकते हो 4/11 है P की वैल्यू। Q की वैल्यू कितनी है, 3/7, तो 3/7। आप सब जानते हैं पास पास की मल्टीप्लाई पास पास में, दूर दूर की मल्टीप्लाई दूर दूर। तो P/ जो Q वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 7 चौके 28 और 11 तिया 33। तो 28:33 आपका सही जवाब होगा, 28:33। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 हमें एवरेज चैप्टर से दिया गया है। 17 परिणामों का औसत 60 है, यदि प्रथम 9 परिणामों का औसत 57 है तथा अंतिम 9 परिणामों का औसत 65 है, तो 9वें परिणाम का मान क्या होगा। देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, जितने ही नंबर दिए जाते हैं, जैसे 17 परिणाम, उनका जब एवरेज दिया गया है हमें 60, तो अगर मैं 17 × 60 करेंगे तो 17 संख्याओं का योग आ जाएगा। ओके, तो जब हम 17 संख्याओं का योग निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 17 × 60।
तो 17 छक्के 102, एक जीरो यहाँ है ऑलरेडी। अब चलते हैं आगे की तरफ, यानी कि 17 संख्याओं का योग आ गया कितना, 17 संख्याओं का योग जो आया, सम आ गया, वो कितना आ गया 1020। अब हम चलते हैं आगे, 9 परिणामों का एवरेज कितना दिया गया 57, तो 9 गुणे 57 यानी कि 9 संख्याओं का योग आ जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, 45 और 6 कितना हो गया 51। ठीक है, यानी कि 9 संख्याओं का सम आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, और कहा गया तथा अंतिम 9 का एवरेज कितना है 65, जरा इसको भी कैलकुलेट कर ले, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, 54 और 4 कितना हो गया 58। ओके, अब जरा हम ये देखते हैं, 9 संख्या ये है, 9 संख्या ये है, 18 संख्याओं का योग कितना होता है, पहले ये देख लेते हैं इन 18 संख्याओं का। 5 और 3 8, 8 और 1 9, 5 और 5 10, 1098 हो गया 18 संख्याओं का योग। 18 संख्याओं का योग कितना हुआ, 18 संख्याओं का योग हो गया मेरे पास 1098, और 17 संख्याओं का योग हमें दिया गया 1020। क्या 18 में से अगर 17 संख्या घटा देंगे तो वो बची हुई संख्या जो होगी वो मिल जाएगी मेरे को, बिल्कुल मिल जाएगी। अब बस हम 1020 यहां से घटा देंगे, तो मेरे पास बचा 8, यहां बचा 7। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा 78 आएगा, नबी जो संख्या होगी वो क्या होगी 78 होगी, यही आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, आइए प्यारे बच्चों, एक वस्तु के क्रय मूल्य का 170% लाभ होता है यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये प्रॉफिट और लॉस का भी है, ऐसे भी कह लीजिए, या मेनली कहेंगे तो हमें ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए समझते हैं। इसमें ये कहा गया है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य का 170% लाभ है। देखिए, क्रय मूल्य जो होगा, मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपए है और उसका प्रॉफिट जो दिया गया है वो 170% दिया गया, 170 प्रॉफिट दिया गया। जब 100 रुपए पर 170 प्रॉफिट होगा तो वो मेरा सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा 270। ओके, अब ये कहा जा रहा है यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती, तो जब क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती तो नया जो सीपी होगा, न्यू सीपी जो होगा मेरा, वो कितना बन जाएगा 120, यानी कि 100 वाला आइटम 120 में, लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता, यानी कि जो सेलिंग प्राइस था वो ज्यों का त्यों रहता। तो देखिए मैंने वही किया कि जो मेरा पहले सीपी था उसमें अगर 20% का 20% वृद्धि कर दी जाए तो कितना हो जाएगा 120, और जो हमारा सेलिंग प्राइस था पहले का जो 270, वही बाद वाला भी रहना चाहिए। तो हमें ये पूछा गया तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देखिए आप समझिएगा इस सवाल को। अब आप इतनी बात तो जरूर निकाल पाए होंगे कि हमने ये देखा पहले का मेरा सीपी कितना था 100 था, अब का सीपी कितना है 120 था। ओके, तो अब मेरे को ये देखना है कि अब प्रॉफिट कितना होगा। अब हम ये देखेंगे अब प्रॉफिट कितना होगा, तो अब प्रॉफिट के लिए हमें ये करना पड़ेगा सीपी माइनस एसपी। तो जरा यहां से देखिएगा 120 वाला आइटम जब मैं 270 में बेचेंगे तो मेरे को कितना प्रॉफिट होगा 150 रुपए का, और 150 रुपए का जो प्रॉफिट होगा वो कितने पर होगा 120 पर होगा, नए वाले की बात कर रहे हैं हम, इनटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, अगर मैं यहां से काटेंगे जो 4 तिया 12 और 4 पच्चीसम 100, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 25 पंजे 125। तो आपका जो रियल आंसर होगा 125% होगा, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्यारे बच्चों, आपको इस टेस्ट सीरीज से जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये जो टेस्ट सीरीज है सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इस टेस्ट सीरीज से आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। प्यारे बच्चों, पैटर्न बिल्कुल चेंज नहीं होगा, इसी पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से कितना अधिक है 120 अधिक है। जो 32% है वो 17% से 120 अधिक है, तो यानी कि हम ये कह पा रहे हैं 17% से 32% कितना अधिक है 120 रुपए अधिक है। तो यानी कि क्या हम ये कह पाए इन परसेंटेज में कितना अंतर आया, जरा देखिएगा आप, 17 और 3 20 और 12 ये हो गया 3 15,
15% का अंतर आया इन दोनों में। इस 15% की वजह से 120 रुपए अधिक हो गए। तो क्या वो 15% 120 के बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। 15 चौके 60, 15 अट्ठे 120। अब क्या किया, 1% की वैल्यू आपकी 8 आ गई। तो संख्या का मान ज्ञात करना है। अगर मैं इस परसेंटेज को हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ेंगे, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां 800 आ जाएगी। तो आपसे यही पूछा गया, तो यही आपका सही जवाब भी होगा। देखिए प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं इस परसेंटेज की मान क्या होता है, 1/100 होता है। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए जरा, 100% का मान भी 1 यूनिट के बराबर ही होता है। तो यानी कि मैंने यहां पे यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। 15% बराबर जब 120 है तो 1% बराबर यहां कितना आ गया, 8 आ गया। या परसेंटेज हटा लोगे तब भी 800 आ जाएगा। या आप इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, जब 1% की वैल्यू 8 है तो अगर इसे 100% पूरा भाग होता है, अगर इसे 100 बनाओगे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो इसे भी 100 बनाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तब भी 800 आ जाएगा। तो आपका जो सही जवाब होगा 800 होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बेसिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन है ये। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात करें। आइए बच्चों, आप सब समझते हैं एक चीज को कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है सार्वंतर वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या अगर मैं इसको जरा देखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या बनता है, एक्सप्लेन कर दें इसे, तो ए माइनस बी। ओके, तो इसी तरीके से हमें यहां भी कुछ नजर आ रहा है। देखिए कैसे कर पाएंगे इसे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे मैंने केवल इतना कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा, देखो पावर ही तो हाफ होती है, तो मैंने देखो यहाँ पे पावर हाफ करके एक बार प्लस और एक बार मैंने माइनस लिख दिया था। वैसे हमें यहाँ कर रहे हैं इस सवाल को, ठीक है। तो एक बार मैंने माइनस लिख लिया, एक बार मैं प्लस लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप सब जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी इनटू। अब यहां देखा मैंने साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आप इस बात को ये भी लिख पाओगे कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख पाओगे, माइनस का कॉस 2 थीटा, ठीक है, कॉस 2 थीटा। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, माइनस कॉस 2 थीटा। अब मैं जरा इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं 1 की, तो यही आ जाएगा माइनस का कॉस 2 थीटा। बस यही आपका आंसर होगा। बेसिक क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु के गोले को पिघलाकर एक समान अनुप्रस्थ काट वाली तार बनाई जाती है। यदि तार की लंबाई 24 मीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए, जब धातु के तार की लंबाई हमें 24 मीटर दी गई है, उसकी त्रिज्या हमें बतानी है। आइए समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें बोला क्या है, ठोस धातु है और ठोस धातु का गोला है, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम क्या देख लेंगे यहाँ पे, जरा एक समझिएगा इस सवाल को। तो हमने किया कि अगर मेरे को रेडियस निकालना होगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जरा ऐसे आइए, रेडियस निकालने के लिए कि आर का स्क्वायर, अगर मैं एक बार आर का स्क्वायर निकाल दें, जैसे 4/3 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे देख लूं 4/3 पाई आर क्यूब है, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम यहाँ समझ रहे हैं कि तार में जब कन्वर्ट हम इसे करेंगे तो ये तार की एक लंबाई बन जाएगी, यानी कि विलन टाइप का बन जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर हमें लगानी पड़ेगी एल, पाई आर स्क्वायर एल लंबाई के लिए, पाई आर स्क्वायर एच के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब हम यहाँ से आर से ये 2 आर कैंसिल आउट करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, एक सेकंड में इस चीज को इरेज कर देते हैं, एक सेकंड रुकिएगा इस चीज को, बस अब आगे चलते हैं। अब समझिए बच्चों कि अगर मैंने यहां से इसको कैंसिल आउट कर दिया, पाई से पाई कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, 4/3 इंटू, अब जरा मैं यहां ये देख रहे थे कि 8 सेंटीमीटर की थी,
कितने की थी? 8 सेंटीमीटर की। तो जब 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का था तो हम ये देख पा रहे हैं, और 24 सेंटीमीटर उसकी क्या है? लंबाई है। तो जब 24 सेंटीमीटर लंबाई है तो यहां बचा मेरे पास 8 इंटू, अगर मैं 24 से भाग दे दें यहां पर 24, तो हम जरा देख पा रहे हैं 8 तिया 24, 3 तिया 9। एक सेकंड, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं, प्यारे बच्चों इसको एक बार शुरू से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, ठोस गोले को अगर मैं पिघलाऊंगा तो ठोस गोले का क्या हो जाएगा? 4/3 वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, इधर देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? एच, यानी कि लंबाई कितनी है यहाँ पे दे दी गई ऑलरेडी से 24। अब यहाँ पे जब मैं देखूंगा तो 4/3, इस पाई से ये वाला पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आर यहाँ पे दिया गया है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ठोस गोला है, तो 8 का क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर, हमें आर का मान निकालना है, इंटू 24। ठीक है, तो अब जरा आगे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 बटे 3 इंटू 24, 8 तिया 24। अब जरा मैंने ये देखा कि यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आर स्क्वायर की आ गई। तो यहां से हमें एक चीज और पता चल गई कि ये देखो 8 दो बार है, 3 भी नीचे दो बार है, तो क्या मैं इसकी स्क्वायरिंग कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। 4 ऊपर आएगा इंटू 8, और 4 का भी मेरे पास एक वैल्यू निकल के आ जाएगी 2, क्योंकि 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। तो 8 इंटू 2 बटे कितना आ जाएगा? 3 इज इक्वल टू आर। जब यहां से देखा मैंने 8 दूनी 16/3 आ रहा है, आर की वैल्यू कितनी आ रही है? 16/3। और हमें किसमें ज्ञात करनी है? बस मिलीमीटर में ज्ञात करनी है। तो हम इसको कर सकते हैं, 3 पंजे 15, 1/3, यही आपका सही जवाब होगा। 5 सही, 1/3 विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। आइए बच्चों, किसी शंकु की ऊंचाई को 200% बढ़ाया गया तथा आधार की त्रिज्या को 50% कम किया गया, शंकु के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? देखिए, शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये होता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है 1/3 और पाई, जो परिवर्तन होगा वो आर में होगा और एच में होगा। तो देखिए, त्रिज्या में कितना परिवर्तन हो रहा है? 50% की कमी आ रही है। तो क्या आप इस 50% को फ्रैक्शन में लिख पाओगे? बिल्कुल लिख पाएंगे साहब। क्या लिख पाओगे? 1/2। और जब कमी हो रही है तो 2 क्या है आपकी बेस वैल्यू, 1 की कमी हो रही है। तो क्या हमें इस रेशियो को ऐसे भी लिख पाएंगे कि पहले तो मेरा 2 यूनिट था रेडियस, अब रेडियस कितनी हो गई? 1 की कमी हो गई तो 1 रह गई। ठीक है, ये आर स्क्वायर है तो इसलिए ये परिवर्तन 2 बार होगा, तो 2:1, ये 2 बार परिवर्तन कर लिया, सक्सेसिव कंडीशन बन गई। अब हुआ क्या? एच में कितना परिवर्तन हुआ? 200% बढ़ाया गया। तो 200%, अब जैसे ही परसेंटेज को हटाया नीचे 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि पहले 1 था, हाइट पहले ऊंचाई कितनी थी? 1 थी, और 2 और बढ़ गई तो अब कितनी हो गई? 3। पहले 1 थी ऊंचाई, अब 2 और बढ़ गई तो इसका मतलब हो गई 3। बस अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 2 दूनी 4, 3 एकम 3। देखिए, इनिशियल से फाइनल में कितना परिवर्तन आया? 1 का। कितने से? इनिशियल से, यानी कि प्रारंभिक। तो 100 पर कितना आएगा? 25% कमी आएगी। यानी कि पहले मेरे अकॉर्डिंग जो उसका आयतन था वो 4 था, और उस मेरे ही अकॉर्डिंग अब उसका जो आयतन आया शंकु का वो कितना आ गया? 3 आ गया। तो कितना परिवर्तन आया? 1 का। प्रारंभिक पर आया परिवर्तन, यानी कि 1 का परिवर्तन 4 पर आया, तो 100 पर कितना आएगा? 25%। तो 25% की क्या हो गई? कमी हो गई। तो जब 25% की कमी हो गई तो आप लिखेंगे डिक्रीज बाई 25%। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। 400 रुपए की एक राशि को 2 वर्षों के में साधारण ब्याज की दर से रुपए 448 हो जाते हैं, समान दर से कितने वर्षों में रुपए 550 की राशि 680 रुपए हो जाएगी? देखिए, मैंने 400 रुपए किसी को दिए थे, वो 448 हो गए, तो ब्याज हमें कितना मिला? 48 रुपए का। 48 रुपए का ब्याज 2 साल में मिला। कितने पर मिला? ये 400 पर मिला। तो 100 पर कितना मिलेगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 और 2 8 हो गए, 4 दूनी 8, 8 छिंग 48। यानी कि जो परसेंटेज आया वो कितना आ गया? 6% आ गया। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, वो कितना आ गया आपका? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ गया 6%। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हमसे ये कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, समान दर से कितने वर्षों में रुपए 550
की राशि 680 रुपए हो जाएगी। यानी कि जब हम 550 रुपए देंगे तो वो कितने समय में वो 680 हो जाएंगे। आइए समझते हैं। देखिए 580 और 600 वो सॉरी 550 और 680 में कितना अंतर है आप ये पहले बताइए। 130 रुपए का अंतर है। और वो 130 रुपए का अंतर जो आया वो कितने पर आया, 550% पर आया, वो सॉरी 550 रुपए पर आया। ठीक है। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि कितने वर्षों में, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 ही है, तो 100 पर कितना परिवर्तन आएगा। ओके, इतनी सी बात हमें जरा प्रूव करनी है। आइए समझ लेते हैं हम इस क्वेश्चन को भी जरा। यहां से जब मैंने देखा तो जीरो से मेरा जीरो कट गया, यही तो बचा। बच्चों यहाँ पे 630 680 नहीं होगा, यहाँ पे 682 है, नहीं तो ये कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पे तो 132 रुपए हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जरा, 11 पंजे 55 और 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 6 दूनी 12। अब इस जीरो से तो ये जीरो कैंसिल आउट हो ही गया था। अब आपके पास ऊपर बचा 20 और नीचे बचा 5, तो 5 चौके 20, तो 4 वर्ष आपका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे ये कह रहा है कि 37 वृक्षों की एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार लगाया गया कि किसी भी दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी समान है। अगर एक कार 13वें वृक्ष तक पहुंचने में 20 सेकंड का समय लेती है तो अंतिम वृक्ष तक पहुंचने में वह कितना समय लेगी। देखिए इसमें यह कहा गया कि 13वें वृक्ष तक पहुंचने में वो 20 सेकंड का समय लेती है। जैसे वो 13वें वृक्ष पर पहुंचती है तो कितना समय लेती है, वो 20 सेकंड का समय लेती है। जब वो 20 सेकंड का समय लेती है और टोटल वृक्ष कितने हैं 37, तो आइए समझ लेते हैं। 37 वृक्ष हैं टोटल और एक पंक्ति में लगे हुए हैं। दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी समान है। एक कार 13वें वृक्ष तक पहुंचने में 20 सेकंड का समय लेती है। ठीक है। जब मैंने ये देखा 37 पेड़ हैं और 13वें वृक्ष तक, ठीक है, कितने समय ले रही है, ये जो समय ले रही है वो 20 सेकंड का समय ले रही है। ओके। अब जरा मैंने ये देखा कि ये टोटल कितना समय ले रही थी, 20 सेकंड का समय ले रही, तो इतने में 13वें वृक्ष तक पहुंचने में जब 20 सेकंड का समय ले रही है तो मैं ये देख पा रहा हूं कि कितने कितने स्टेप बन जाएंगे। 13 दूनी 26 और 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 3 स्टेप बनेंगे, यानी कि 12 12 12 के स्टेप बनते चले जाएंगे। तो यहाँ 12 के स्टेप बनेंगे। अब जरा यहाँ से आगे कैलकुलेट जब मैं करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा 37 में से 13 गया कितना आ जाएगा 4 यहाँ पे, और यहाँ पे 3 में से 1 गया 2 इंटू 20/12, तो 12 दूनी 24 और 20 दूनी 40, तो आपको समय जो लगेगा वो 40 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। एक ठेकेदार को एक काम को 9 दिनों में खत्म करना है। अपने कुछ मजदूरों को काम में लगाया पर उसमें से 6 पहले ही दिन से गायब हो रहे और शेष ने मिलकर काम को 15 दिन में समाप्त कर दिया। तो ज्ञात करें वास्तव में कितने लोग बुलाए गए थे। आइए समझते हैं। एक ठेकेदार था जिसने 9 दिनों में काम खत्म करने का ठेका लिया था। हुआ क्या, पहले ही दिन मान लीजिए उसने एक्स कारीगर काम पर लगाए, यानी कि एक्स मजदूर काम पर लगाए, और वो 9 दिनों में उस काम को खत्म कर सकता था, यानी कि मजदूरों की संख्या और इंटू दिनों की संख्या, यानी कि टोटल वर्क आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या कि पहले दिन से ही 6 गायब रहे, तो x-6, मान लीजिए सपोज दैट उसने x लगाए थे और आए नहीं 6, तो x-6, तो वो काम कितने दिन में समाप्त हुआ, वो काम 15 दिन में समाप्त हुआ। अब बस x का मान निकालना है, ज्ञात करें वास्तव में कितने लोग बुलाए गए थे। तो यहां से आगे आपका 9x, आगे बढ़ोगे तो 15x माइनस 15 छक्के 90। जब मैं 15 ये 9 इधर ले जाऊंगा तो 9 6 15 इज इक्वल टू 90। ठीक है। 6 एकम 6, 6 पंजे 30, x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 15 आ गई। बस आपसे यही पूछा गया था, तो यही आपका आंसर होगा 15। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है कि 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर चलते चले जा रहे हैं 10 स्क्वायर तक, इन सबका सम बताइए। इन सबका सम के लिए एक फॉर्मूला होता है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो जरा समझ लीजिए क्या।
ये फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये इसका एक फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। आइए समझते हैं। n क्या होता है? नंबर कितने टोटल नंबर है? देखिए 10 है। n+1 कितना हो जाएगा? 11। 10 दूनी 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21 बटे कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 सत्ते 21। अब जरा हम देख पा रहे हैं कि 7 11 सत्ते 77 इंटू 5, तो 5 सत्ते 35, 35 और 3 कितना हो गया? 38। तो 385 आ गया यहाँ पे। अब जरा मैंने ये देखा, क्या ये संख्या 1 से ही स्टार्ट हुई थी? प्राकृतिक संख्या है तो n नेचुरल नंबर, यानी कि क्या संख्या 1 से ही स्टार्ट हुई थी? नहीं, ये संख्या 2 से स्टार्ट हुई थी। तो जब 2 से स्टार्ट हुई थी तो हमें यहाँ से 1 घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो 1 यहाँ है नहीं। जब है नहीं तो उसे हटाना पड़ेगा। ये तो 1 से लेके 10 संख्याओं के वर्गों का योग आ गया। अब मैंने जैसे ही 1 को हटाया तो यहाँ से कितना बन गया? 384। यही आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के आज 15 क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, आज के टेस्ट सीरीज का ये क्वेश्चन लास्ट है। आइए इस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 8 तथा 1728 है। क्रमानुसार ऐसे अंकों के जोड़े कुल कितने होंगे? टोटल पेयर पूछे जा रहे हैं। मान लिए हमने वो दो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रम से 8 है और 1728 है, तो हम ये समझ लेते हैं। मान लीजिए कि वो फर्स्ट नंबर क्या है और सेकंड नंबर क्या है। मैंने माना कि पहला नंबर 8x है, क्योंकि लघुत्तम हाईएस्ट को लघुत्तम समापवर्तक मेरा कितना दिया गया? महत्तम समापवर्तक कितना दिया गया? 8। तो हमने मान लिया कि 8 लीस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, ये पहली संख्या है और दूसरी संख्या मान ली हमने 8y, एक 8x और दूसरी मान ली 8y। इन दोनों संख्याओं का जैसे मैंने देखा तो ये कितना निकल के आ रहा है? 8 इंटू 8 1728। ओके, तो अब जरा मैं यहां से देख पा रहे हैं कि इस 8 से ये 8 एक कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास जो बचा है वो क्या बचा? x/, 8xy बचा। तो 1728 बटे कितना आ जाएगा? 8। अब यहां से मैं कैंसिल आउट कर लूंगा इसको। 8 दूनी 16, 8 ही कम 8, कितना बचा? 4, 8 छिंग 48। ये 216 आ गए, यानी कि x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 216 आ गई। अब मेरे को ये देखना 216 के कितने पेयर बन सकते हैं, यानी कि कितने जोड़े बन सकते हैं। तो हमने ये देखा कि एक का गुणा अगर 216 में करेंगे तो एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, एक का गुणा अगर मैं 216 में करूंगा तो क्या एक पेयर बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब जरा मैं आगे चलते हैं और कितनी की गुणा कर दें ताकि उनका एचसीएफ भी एक होना चाहिए और उनका एक गुणनखंड भी बन जाए। तो आइए समझते हैं। 27, 7 चौके 28, 7 8 56, एक बन जाएगा 8 गुणे 27 का। देखो 7 8 56 और 7 दूनी 14, 14 5 कितना हो गया? 14 5 21। ठीक है, 14 और 6 19 आएगा। 8 7 56, 5 6, 8 दूनी 16, 16 और 5 21। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आपके पास ये दो पेयर आ गए। क्या कोई और पेयर बन रहा है? मेरी नजर में और कोई पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए इसके दो पेयर बनेंगे। एक 1 गुणे 216 का, एक बनेगा 8 गुणे 8 गुणे 27 का। तो इसके दो पेयर बनेंगे। टोटल पेयर कितने बने? टोटल इसके पेयर बने 2। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। आई होप हमारी ये टेस्ट सीरीज आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो हमारा पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा हमें लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि अगले आने वाली वीडियो से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। प्यारे बच्चों, ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चे तक ये कंसेप्ट पहुंच पाए। आप बने रहिए हमारे साथ चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल पर। हम इसी तरीके से और नए नए क्वेश्चन भी लाते रहेंगे। प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी ही हमारे चैनल पर आपको और भी चीजें मिलने वाली हैं, और भी कई एक सीरीज आने वाली हैं, जैसे टॉपिक वाइज भी सीरीज आएगी, और भी तमाम सारी चीजें आती रहेंगी। रीजनिंग के भी लेक्चर बहुत जल्द आने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप बने रहिए हमारे साथ चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल पर। खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द बेस्ट।